चुनावों से एक परफेक्ट फॉर्मूला निकला है। ये एक ऐसा राजनीतिक फॉर्मूला है जो पूरी तरह से फिट है। ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में आशंकाओं का बाजार भी गर्म है और एक ही सवाल है सबके मन में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सच्चाई यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों में यह सबको पता है कि किसको क्या बनना है। एक ब्राह्मण सीएम, दो मराठा डुपटी सीएम, दलित ओबीसी कैबिनेट मंत्री। महाराष्ट्र की कैबिनेट ऐसी बनेगी कि उसको आने वाले कुछ सालों के हिसाब से परफेक्ट माना जाएगा। 23 नवंबर को जो रिजल्ट निकला, इससे 29 की तरफ जाने की यात्रा भी शुरू होगी। इसका एक एक स्टेप क्या है वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का परफेक्ट फॉर्मूला निकला है। वोट छपा है, हाँ बिल्कुल छपा है, और महाराष्ट्र की पब्लिक ने ही छापा है। ईवीएम का बटन दबा है, हाँ धड़ाधड़ दबा है, और महाराष्ट्र की पब्लिक ने ही दबाया है। महाराष्ट्र में मोदी ने ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया है जिसका विरोधियों के पास दूर दूर तक कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे समाज का हर तबका आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ही बटन दबा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति ने ऐसा स्ट्राइक रेट साधा है कि अच्छे भौचक्के रह गए। 288 में से 234 सीटें, यानी स्ट्राइक रेट 81% का। एक ऐसा गठबंधन जिसमें तीन बड़ी पार्टियां हों। एक ऐसा राज्य जो राजनीति के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। एक ऐसा राज्य जो नॉन हिंदी बेल्ट है, जहां मातृभाषा मराठी है। एक ऐसा राज्य जहां कहा जाता है कि कोई भी यूनिफॉर्म यानी एक जैसी लहर नहीं चलती। लेकिन इस बार मोदी की लहर चली है, इस बार बीजेपी की लहर चली है, महायुति की लहर चली है। हाल फिलहाल के चुनावों में देश के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी जीत कहीं नजर नहीं आती, खास तौर पर इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स राज्य में। गठबंधन की सरकारों में 2010 में बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की जीत भी ऐसी ही थी। तब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 243 में से 206 सीटें जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट था करीब 85% का। 2022 में बीजेपी ने बम्पर वोट से गुजरात जीता, 182 में से 156 सीटें जीती। विनिंग स्ट्राइक रेट 85.71% का रहा। लेकिन महाराष्ट्र इन दोनों ही राज्यों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तीन बड़ी पार्टियों के गठबंधन को एक साथ लेकर चलना मुश्किल था। ये एक नॉन हिंदी स्टेट था, जबकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। इसलिए महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी जीत है। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। बस इसी महामंत्र ने बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता दिलाई। यही वो अम्ब्रेला है जिसके नीचे आकर सबने बीजेपी और उनके गठबंधन के लिए वोट दिया है और बम्पर वोट दिया है। इस बार महाराष्ट्र का वोटर जातियों में नहीं बटा, बल्कि उसने एक होकर वोट किया। और अब पोस्ट पोल सर्वे में भी इसका खुलासा हो रहा है। लोकनीति के सर्वे में पता चला है कि हर 10 में से 3 मराठा और कुणबी वोटर ने बीजेपी को वोट किया। इसी तरह से हर 10 में से 4 ओबीसी वोटर ने बीजेपी को वोट दिया। बाकी ओबीसी और मराठा वोटर कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी के दोनों धड़ों में बटे। इसी तरह 25% आदिवासी और 20% दलित वोटर की पहली पसंद बीजेपी रही। यानी बीजेपी की तरफ से कटेंगे तो बटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं का नारा चला। बीजेपी ने जो हिंदू वोट का अम्ब्रेला बनाया था, उसके नीचे इन सारे वर्गों ने वोट दिया। अगर दोनों गठबंधनों की बात करें तो अपर कास्ट में 25% ने महाविकास अघाड़ी को तो 63% ने महायुति को वोट दिया। 12% अपर कास्ट वोट अन्य के खाते में भी गए। इसी तरह मराठा कुणबी वोटर में से 32% अघाड़ी और 54% महायुति को गए, 14% अन्य। ओबीसी की बात करें तो 26% अघाड़ी, 60% महायुति और 14% अन्य को गए। एससी वोट 25% अघाड़ी, 34% महायुति और 41% अन्य को गए। आदिवासियों की पहली पसंद अघाड़ी रही, 56% वोट मिले, महायुति को 39 और अन्य को 5% वोट मिले। मुस्लिम के भी 55% वोट अघाड़ी को, 22% महायुति को और 23% अन्य को गए। महिला वोटर की भी पहली पसंद महायुति ही रही और सबसे ज्यादा काम किया लाड़की बहन योजना ने। लोकसभा चुनावों में हार के बाद महायुति की सरकार ने ये योजना लॉन्च की थी, जिसके मुताबिक हर महिला को 1500 रुपए दिए जा रहे थे। ये वादा था कि अगर सरकार फिर से आई तो 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे। ऐसा लगता है कि महिलाओं ने
इस वादे पर खूब वोट किए हैं। लोकनीति CSDS के सर्वे में पता चला है कि महाराष्ट्र की 88% महिलाओं को लाड़की बहन योजना के बारे में पता है। 83% महिलाओं ने इस योजना के लिए अप्लाई किया हुआ है। ग्रामीण महाराष्ट्र की 91% और शहरी महाराष्ट्र की 73% महिलाओं ने योजना के लिए अप्लाई किया है। इसी वजह से महायुति के गठबंधन को महिलाओं के भरपूर वोट भी मिले। अघाड़ी को 33% और महायुति को 50% महिलाओं के वोट मिले। 17% महिलाओं ने अन्य को वोट दिया। जिन महिलाओं ने लाड़की बहन योजना के लिए अप्लाई किया है, उनमें से 33% ने अघाड़ी और 54% ने महायुति और 13% ने अन्य को वोट दिया। जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए अप्लाई नहीं किया, उनमें से 25% ने अघाड़ी को और 43% ने महायुति को, तो 32% ने अन्य को वोट दिया है। लेकिन बीजेपी और महायुति की इस जीत का दूसरा पहलू यह है कि महाराष्ट्र में मोदी के विरोधियों पर फिर से बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ 20 सीटें जीतने वाले उद्धव ठाकरे का क्या होगा? कहीं पार्टी फिर से तो नहीं टूट जाएगी? सवाल यह भी है कि सिर्फ 10 सीटें जीतने वाले शरद पवार का क्या होगा? कहीं फिर से पार्टी में बगावत तो नहीं हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांधी पर, और वो ये कि राहुल गांधी कब तक हारते रहेंगे? उनका चुनाव जीतना नामुमकिन क्यों हो गया है? और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। राहुल और उनके इर्द गिर्द रहने वालों की समस्या यह है कि वो जमीनी हकीकत को समझते नहीं हैं। इतनी बड़ी हार होने के बावजूद राहुल बचाओ गैंग एक्टिव हो चुका है। वही अपना पुराना घिसा पिटा हुआ नैरेटिव लेकर फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जनता का फैसला मोदी के विरोधी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए कैसे कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 400 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है। माँ है, बच्चे है, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है, और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140-145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? ईवीएम को कोसने वाले इस गैंग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ठीक 6 महीने पहले देश की ये ईवीएम ठीक क्यों थी। खासतौर पर महाराष्ट्र में उस वक्त ईवीएम बहुत अच्छा कर रही थी। जब महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती थी, तो तब ईवीएम ठीक थी। अब विधानसभा में महाविकास आघाड़ी 48 सीटों पर खिसक गई, तो ईवीएम में खराबी आ गई। अभी खट्टे अंगूर जो होते हैं ना, ये उसी का किस्सा है। जब लोकसभा जीते तो ईवीएम बहुत अच्छे थे, चुनाव आयोग बहुत अच्छा था। जब चुनाव ये हार गए तो ईवीएम खराब हो गए। ये पुरानी घिसी पिटी टेप बार 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 कांग्रेस पार्टी
खास करके, और बाकी के उनके आजू बाजू में इर्द गिर्द हमारा डेली लाउड स्पीकर संजय राउत जैसे लोग यही काम करते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। जीते तो हम सिकंदर और हारे तो ये सब फालतू की बातें हैं। महाराष्ट्र का ही एक और ताजा उदाहरण है। क्या इसे देखकर भी मोदी के विरोधी अभी भी ईवीएम पर सवाल उठाएंगे? महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ साथ नांदेड़ लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ। इस लोकसभा सीट की काउंटिंग में बीजेपी आगे चल रही थी। कुछ राउंड की मतगणना बाकी थी, लेकिन रात को बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के उम्मीदवार की जीत का ऐलान कर दिया। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। लेकिन जब फाइनल राउंड का नतीजा आया तो नांदेड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र वसंतराव चौहान सिर्फ 1457 वोटों से जीते। अब अगर बीजेपी को ईवीएम हैक करना होता तो वो यहां की करती, क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री तक ऐलान कर चुके थे। इसका मोदी के विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। वो ईवीएम कहकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई समन्वय नहीं था। सीटें सबको ज्यादा चाहिए थी, लेकिन जीतना कोई नहीं चाहता था। और सबसे बड़ा उदाहरण तो झारखंड का है, जहां कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ा और ये गठबंधन जीता है। लेकिन यहां के चुनावों में ईवीएम बिल्कुल ठीक है। यहां कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन कुल 81 में से 56 सीटें जीता है, जबकि बीजेपी के गठबंधन को सिर्फ 24 सीटें ही मिल पाई। ऐसे राज्यों के लिए भी राहुल बचाओ मोर्चे के अपने तर्क हैं। वो अपने ही ढंग से ईवीएम की मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता की जो आज चर्चा है, हर तबके की चर्चा जो है, वो चर्चा यही करती कि ये चुनाव में महायुति भाजपा जीती नहीं है तो ईवीएम जीती है। यही लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जनता की जीत नहीं है, जनता ने दिलवाई जीत नहीं है, तो ईवीएम की जीत है। अब इन्होंने गले में माला डालने से बेहतर है कि ईवीएम के मशीन को माला पहनाएं और उनके नाम से नारे लगाए, तो कम से कम महाराष्ट्र के लोगों को खुशी होगी कि भाजपा सच कर रही है, सच कह रही है और भाजपा सच्ची पार्टी है। आपने ईवीएम को दोषी ठहराया। अब आपने कहा कि चर्चा का विषय, लोग इसको बोल रहे हैं, लेकिन झारखंड में आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। देखो ऐसे ही है भाजपा की पॉलिसी। हरियाणा लेना, जम्मू कश्मीर देना।